लिवर का क्या काम है? लिवर का बेसिकली काम ये है कि लिवर जो है सबसे जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का। लिवर इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ये ग्लैंड के ऊपर आपने फोकस रखना है, ठीक है। ऑर्गन होगा तो ये सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन है, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन लिवर है। जबकि अगर ग्लैंड की बात आए तो लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी लिवर है। लिवर इज अ ग्लैंडुलर ऑर्गन। एब्डोमेन के अंदर ये पड़ा होता है। एब्डोमेन मैंने आपको बता दिया कौन सी चीजें, थाइस के ऊपर, चेस्ट के नीचे, जितना भी ये रीजन है दिस इज एब्डोमेन। अच्छा, ये राइट अपर क्वाड्रेंट में पड़ा होता है। अभी राइट अपर क्वाड्रेंट की बात हुई भाई। एब्डोमेन को हम रफली 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक ऐसे लाइन लगाते हैं, एक ऐसे लाइन लगाते हैं। कितने क्वाड्रेंट बन गए? 1 2 3 4। तो ये कहाँ पड़ा हुआ है? राइट, ये राइट साइड है। अब राइट साइड पे तो 2 आ रहे हैं, ये अपर आ रहा है, ये लोअर आ रहा है। ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट में ये लेफ्ट अपर आ रहा है, ये लेफ्ट लोअर आ रहा है। लेकिन लिवर कहाँ पड़ा है? राइट अपर में, इस वाले रीजन में लिवर पड़ा हुआ है। 1.4 kg इसका वेट होता है। ये वाइटल ऑर्गन होता है बॉडी का। हमारी बॉडी 5 ऑर्गन्स के बगैर सरवाइव नहीं कर सकती। नंबर 1 ब्रेन, नंबर 2 हार्ट, नंबर 3 लिवर, ठीक है। नंबर 4 एंडोक्राइन सिस्टम में अगर कोई खराबी आ जाए, ठीक है। और इसी तरह से हमारी नंबर 5 जो है वो किडनीज, और इनको बाकी जितने भी मिसलेनियस ऑर्गन्स हैं उनको कहते हैं। लेकिन किडनीज की बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस दी जाती है कि किडनीज पे अगर खराब हो जाए तो बॉडी के सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते हैं। तो लिवर इज वन ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इसके बाद आ जाते हैं लिवर का अपना स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब तो कहते हैं लिवर के अंदर 4 लोब्स हैं। लिवर के अंदर कितनी लोब्स हैं? 4 लोब्स हैं। लेकिन हमें तो यहाँ पे सिर्फ 2 लोब्स नजर आ रही हैं, कि ये वाली, ये थोड़ा खराब हो गया, ठीक है। एक ये वाली, राइट और लेफ्ट, ये तो 2 ही, बाकी 2 कहाँ है? ये राइट, ये लेफ्ट। राइट और लेफ्ट के बीच में एक लिगामेंट लगा होता है, उसको फेल्सीफॉर्म लिगामेंट कहते हैं। अब ये चीज जो है ना थोड़ी सी ट्रिकी है। इसके लिए ये वाली फिगर मैंने ऐड की है इसमें। ये देखें, ये हमने लिवर को सीधा देख लिया, ये राइट लोब हो गई, ये लेफ्ट लोब हो गई। लेकिन इसी लिवर को जब हम उल्टा करके ऊपर करके देख रहे हैं, या फिर आप यूं करने के लिवर को मैंने यहां से यूं करके नीचे कर दिया, ये वाली साइड यहाँ आ गई, ये वाली साइड ऊपर चली गई। उल्टा करके देख रही हूँ मैं लिवर को, तो इसकी जो बैक साइड है, ये राइट था, ये लेफ्ट था। यहाँ पर 2 और लॉब्स होती हैं अलग से, एक ये वाली और एक ये वाली। ये गॉल ब्लैडर है, ये जो है ये वाली लेफ्ट लोब है। गॉल ब्लैडर और लेफ्ट लोब के बीच में जो एक और लोब है, इसको कहते हैं क्वाड्रेट लोब, थर्ड वाली है ये। और ऊपर जो ये हिपैटिक वेन्स जो होती हैं, ठीक है, ऊपर हिपैटिक वेन होती है, उसके और लेफ्ट लोब के बीच में एक और लोब होता है जिसको हम क्या कहते हैं? कॉर्डेट लोब। तो ये दोनों एक एक्स्ट्रा लोब्स भी होती हैं लिवर में। तो आपका कभी भी बेसिक क्यों आए लिवर में कितनी लोब्स हैं, तो आपने 2 नहीं लिखनी, 4 लिखनी है। ये 2 भी होती हैं इसके अंदर, ठीक है। ये मेन चीज थी लिवर के स्ट्रक्चर के हवाले से। यहाँ पर लिवर पड़ा होता है, यहाँ से लिवर इन्होंने हटा के दिखाया हुआ है, ठीक है। ये लिवर इस तरह से यहाँ पे जाके अटैच हुआ होता है। लिवर के बिल्कुल नीचे स्टमक होता है, यहाँ पे किडनी पड़ी होती है। आपको पता है किडनी को लिवर नीचे पुश कर देता है। डायाफ्राम है ये, दिस इज योर डायाफ्राम। ये एक पर्दा होता है एब्डोमेन और चेस्ट के बीच में, ठीक है। एक मसल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये इसका काम रेस्पिरेशन में होता है, लेकिन हम इसको यहाँ पे ये कंसीडर कर रहे हैं कि दिस इज पर्दा बिटवीन एब्डोमेन एंड चेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपका लिवर लगा होता है राइट बिलो डायफ्राम, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं वापस।
लिवर के नीचे जो है 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक होती है पोर्टल वेन। पोर्टल वेन क्या करती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से हमारा जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वहां से ब्लड लेके आती है लिवर के अंदर। उस डाइजेस्टिव सिस्टम में से ज़ाहिर है कितनी जितनी भी खाने पीने की चीजें हम खाते हैं वो फिर वहां पे एब्जॉर्ब होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, फिर पोर्टल वेन के थ्रू लिवर को दे दी जाती हैं। लिवर फिर उनको जो है वो ब्रेक डाउन करता है, उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पर एक आर्टरी लगी होती है, हेपेटिक आर्टरी, ये लिवर को सप्लाई करती है। और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लगा होता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल बनता है, बाइल फिर आता है यहाँ से निकल के फिर इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, ठीक है। तो ये गॉल ब्लैडर हो गया, ये बाइल डक्ट हो गई। गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकल रही है उसका नाम बाइल डक्ट होता है, ठीक है। और लिवर को जो ड्रेन करती हैं वेन्स, उनको हेपेटिक वेन्स कहते हैं, ठीक है। सप्लाई कौन कर रहा है, हेपेटिक आर्टरी। और ब्लड जो है लिवर से निकाल के हार्ट में कौन लेके जाएगा, ये हार्ट में लेके जाएगी। फिर यहाँ पर हमारा हार्ट लगा होगा, उसमें ये हेपेटिक वेन जो है वो ब्लड लेके जाएगी वापस। सप्लाई इसको कौन कर रहा था, हेपेटिक आर्टरी सप्लाई कर रही थी। अब इसके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन क्या है, डी मतलब रिमूव करना, टॉक्सिफिकेशन मतलब टॉक्सिन्स जो भी जहरीलापन हमारे जिस्म में दाखिल हो जाए, तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करती है। जैसे अल्कोहल या फिर ड्रग्स, जो भी बंदा ड्रग्स लेता है या फिर ये जो दवाइयां हम ले रहे होते हैं बेसिकली, अगर वो एक्सेसिवली कोई ले फिर भी वो बच जाते हैं। कुछ लोग खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं फिर भी बच जाते हैं, तो बेसिकली उनका लिवर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि लिवर का काम डिटॉक्सिफिकेशन है। वैसे भी एक नॉर्मल बंदे के अंदर भी हम जो ड्रग लेते हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा होती है वो, तो लिवर का काम ये होता है कि उनको डिटॉक्सिफाई करता है और हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, उसको सिंपलर करके उसको फिर ब्लड के अंदर शामिल करता है, फिर किडनीज उनको एक्सपेल आउट कर देती हैं। नंबर 2 इज मेटाबॉलिज्म। मैंने आपको बताया सारी की सारी चीजें जो हम खाते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम में जाती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पोर्टल वेन के थ्रू लिवर को दे देता है वो सारी की सारी चीजें। लिवर क्या करता है, उनको मेटाबोलाइज करता है। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म हम कहते हैं जब कोई चीज जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दी जाए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दी जाए, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म के अंदर वो सारे के सारे रिएक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी को जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये हार्मोन को रेगुलेट करती है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन स्टोरेज। ग्लाइकोजन भी यहाँ पे स्टोर होता है। ग्लाइकोजन वो सब्सटेंस है जो हमें जब हम फास्टिंग पे होते हैं तो फिर हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर देता है लिवर पहले से ही। ग्लूकोज जो हम लेते हैं वो उसको ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करके लिवर अपने अंदर स्टोर कर लेता है, फिर जब हम फास्टिंग की तरफ जाते हैं तो वही ग्लाइकोजन हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। उसके अलावा हार्मोन्स बनाती है हमारे बॉडी में ये। प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है, प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करती है। डाइजेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जो है जो हमारी बॉडी में पुरानी रेड ब्लड सेल्स की लाइफ होती है 120 डेज। 120 डेज तक एक रेड ब्लड सेल काम का होता है, 120 डेज के बाद उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो 120 डेथ के बाद 120 डेज के बाद उनको लिवर जो है वो अपने अंदर जो है डिकम्पोज करता है, खत्म कर देता है। फिर उन्हीं रेड ब्लड सेल्स की जो ग्रेवयार्ड होता है उसमें से फिर ये गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल बनता है और फिर वही बाइल हमारे स्टमक के अंदर उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दाखिल होता है। तो बहरहाल ये डाइजेस्ट करता है और डिकम्पोज करता है हर भी चीज को, उसमें से बाइल प्रोड्यूस करता है। बाइल का काम क्या होता है, बाइल जो है वो ब्रेक डाउन करता है फैट्स की। जो फैट्स हम ले रहे होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, अगर बाइल ना हो तो वो हमारे पेट को खराब कर देते हैं, बहुत ज्यादा मसले मसाइल पैदा कर देते हैं फैट्स। तो बाइल जो है उनको ब्रेक डाउन करके उनको इजीली डाइजेस्टेबल बनाता है। उसके अलावा लिवर का काम ये होता है कि विटामिन भी बनाता है, ए डी ई के, ये हम पढ़ेंगे आगे, है हमारा शायद कल की लेक्चर में है। ए डी ई के जो है वो बनाता है लिवर। ये चारों के चारों फैट सॉल्युबल है, ये सिर्फ और सिर्फ फैट में डिजोल्व होते हैं, वाटर के अंदर ये डिजोल्व नहीं होते। और उसके अलावा विटामिन B12, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग वेजिटेरियन होते हैं और जो है वो फिश या फिर चिकन वगैरह नहीं लेते, बेसिकली विटामिन B12 फिश, चिकन और मटन के अंदर होता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं
अगर वो 3 साल तक भी ना लें तब भी लिवर जो है उनको स्टोर करके रखता है, विटामिन B12 स्टोर भी करता है और बनाता भी है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं बनाता जितनी हमारी बॉडी को नीड होती है, तो हमें एक्सटर्नली लेना पड़ता है। लेकिन बहरहाल दिस इज द फंक्शन ऑफ लिवर। इट ऑल्सो सिंथेसाइज आयरन, आयरन भी बनाता है, लेकिन वही बात है कि इतना ज्यादा नहीं बनाता जितना हमारी बॉडी को नीड होती है, हमें एक्सटर्नली उसको लेना पड़ता है। ये स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही थी, ये होता है फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, जो दो लोब्स के बीच में होता है। ये नीचे गॉल ब्लैडर लगा हुआ है, गॉल ब्लैडर डक्ट के थ्रू, बाइल डक्ट के थ्रू जो है, ये बाइल डक्ट है, यहाँ पे फिर इंटेस्टाइन्स के अंदर आके खुलता है। अच्छा, और जो फंक्शंस हैं इसके, ग्लूकोज को स्टोर करता है और उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, विच इज यूज्ड ड्यूरिंग फास्टिंग व्हेन ब्लड शुगर लेवल्स फॉल, ब्रेक डाउन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इंसुलिन और एक्सेसिव हार्मोन्स को भी खत्म कर देता है। जो भी चीज एक्स्ट्रा होगी उसको लिवर खत्म कर देगा ताकि बॉडी के अंदर उसका बैलेंस बरकरार रहे। पुराने जितने भी आरबीसीज है, ब्लड सेल्स है, उनको भी ये खत्म कर देता है। मेटाबॉलिज्म करवाता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स की। प्रोटीन को ये अमोनिया में कन्वर्ट करता है और फिर वही यूरिया में कन्वर्ट होता है, और वही यूरिया फिर हमारी यूरिन के अंदर एक्सपेल आउट हो जाता है। इसके बाद हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीएसएस 2020 में इसका क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट डू यू नो अबाउट हेपेटाइटिस, व्हाट आर इट्स टाइप्स, राइट डाउन इट्स प्रिवेंटिव मेजर्स। हेपेटाइटिस इज नथिंग, हेपेटाइटिस इज डिजीज ऑफ लिवर, ठीक है, कुछ और नहीं है। ये लिवर डिजीज है जिसमें लिवर की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन जो है ना, एक बहुत बड़ी वास्ट टर्मिनोलॉजी है, लेकिन यहाँ पे आप लोग इसको क्या याद रखेंगे कि लिवर की खराबी, किसी भी तरह की खराबी, लिवर की खराबी, ऐसी खराबी जिसमें लिवर सूज जाए, स्वेल हो जाए लिवर और अपना फंक्शन करना छोड़ दे, ठीक है, जैसे लिवर की खराबी। एंड वो अपना जो है लिवर की स्वेल, लिवर को स्वेल कर देती है इन्फ्लेमेशन, और लिवर जो है अपना काम सही से नहीं कर पाता, प्रॉपर फंक्शनिंग लिवर की स्टॉप हो जाती है। इट इज कॉज्ड बाय ग्रुप ऑफ वायरस विच आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ये आपने जरूर मेंशन करना है, क्योंकि एक ही तरह के वायरस हेपेटाइटिस नहीं करवाते, डिफरेंट डिफरेंट वायरस करवाते हैं, लेकिन होते वो वायरस ही हैं। हेपेटाइटिस इज अ वायरल डिजीज। और वायरस क्या होते हैं, ए सेल्यूलर होते हैं। ए सेल्यूलर भी कितना कुछ कर रहे हैं, जो जिनके अंदर अपना कोई कंप्लीट सेल भी नहीं है, वो भी इतना कुछ करवा देते हैं इंसान को। इसके टाइप्स जो है वो कुछ भी नहीं है, ABCDE। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस जी और हेपेटाइटिस ए। इसमें से ए और ई तो जो है शॉर्ट टर्म इलनेस करवाते हैं, सही है, और ये सही हो जाता है। जैसे आपने काफी आपको भी कभी हुआ होगा, पीलिया जिसे कहते हैं, सही है, इसमें पेट खराब हो जाता है, डायरिया हो जाता है और फीवर होता है, और आंखें जो है वो पीली हो जाती हैं, स्किन का रंग थोड़ा सा पीला हो जाता है, फिर ये सेल्फ रिजॉल्व हो जाता है, ठीक हो जाता है, खुद ब खुद भी ठीक होता है। मेडिसिन भी कभी कभी लेनी पड़ती है और बेड रेस्ट के थ्रू ये ठीक हो जाता है। लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी अगर किसी को हो जाए तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ये क्रॉनिक होता है, ये अक्यूट नहीं होता। क्रॉनिक ऐसी डिजीज को कहते हैं जो बहुत देर तक चले, अक्यूट ऐसी डिजीज को कहते हैं जो शॉर्ट टर्म हो। यहाँ पे आप लिख दें अक्यूट, तो A एंड E आर अक्यूट, B एंड C आर क्रॉनिक। फिर D क्या है भाई, D की अपनी कोई हैसियत नहीं है, D इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता। D हमेशा को इन्फेक्शन करता है B के साथ। जब भी B होगा और बी उस बॉडी को इतना कमजोर बना देगा, तो वहां पर डी भी आके इन्फेक्ट कर देता है। तो डी और बी हमेशा को इन्फेक्शन में होते हैं, लेकिन ये अकेले भी इन्फेक्शन कभी नहीं करवाता, ये हमेशा बी के साथ मिलके करेगा जो भी करेगा। ठीक है, बी वाला जो हेपेटाइटिस बी है वो ज्यादातर हेपेटिक कैंसर करवा देता है, लिवर का कैंसर जिसे कहते हैं, सही है, इसमें ज्यादातर बी इन्वॉल्व होता है। और सी जो है वो सिरोसिस करवा देता है, सही है, क्या करवाता है, सिरोसिस। लिवर को जो है वो उसके अंदर बहुत ज्यादा लिवर की फाइब्रोसिस हो जाती है और लिवर की बहुत ज्यादा खराबी हो जाती है और वो सही से काम नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये इसके टाइप्स हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप याद करते हैं या नहीं करते, वरना अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ टाइप्स, ये मैंने ABCDE करके लिखा है, आपने प्रॉपर लिखना है हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस D और हेपेटाइटिस E।
ई जो होता है उसकी एक और सिग्निफिकेंस होती है कि ई ज्यादातर प्रेगनेंसी में होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और ए ज्यादातर बच्चों में होता है क्योंकि वो छोले वोले इधर उधर से पता नहीं क्या क्या खा लेते हैं। इसके बाद कॉजेस क्या क्या है इसके, बेसिकली कॉज तो इसका वायरस है, ठीक है, कॉज तो उसका वायरस है, लेकिन हमारी बॉडी में ये वायरस आ कैसे रहा है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये इसके कॉजेज नहीं है, ये इसके हैं प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, कि हमारी बॉडी को ऐसी कौन सी चीजें जो इस नतीजे पे पहुंचा देती हैं कि एक वायरस आके हमें इतनी आसानी से इतनी बड़ी चीज करवा देता है। तो अगर हेपेटाइटिस ए और ई के प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स देखें, हेपेटाइटिस ई और ए और ई शॉर्ट टर्म इलनेस है, अक्यूट है। तो कंटामिनेटेड फूड अगर किसी ने ले लिया हो, या फिर कंटामिनेटेड वाटर, गंदा खाना गंदा पानी, सही है, जो कंटामिनेटेड फूड का मतलब ये है कि ऐसा फूड जिसके ऊपर जो है वो मक्खियां घूम रही हों, जिसको बहुत गंदे हाथ बना रहे हो, किसी ने हाथ धोए बगैर खाना बना लिया हो, बगैर धोए आपने फ्रूट खा लिया, बगैर वॉश किए आपने सब्जी पका ली, या फिर आप जो है वो किसी कोई वो काम कर रहे हैं अनहाइजेनिक किसी चीज में आपने हाथ डाला हुआ और उसी हाथ को आप बगैर धोए खाना खाने लग जाते हैं, या फिर आप उन्हीं हाथों से फिर खाना बनाने लग जाते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं ये क्या करती हैं, हेपेटाइटिस को, हेपेटाइटिस ए और ई को मौका मिल जाता है हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होने का, क्योंकि हाथ नहीं धुले होते तो डेफिनेटली वो फिर आगे जाके नुकसान पहुंचाती है हमारी बॉडी को। सिर्फ हेपेटाइटिस ए और ई नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, ऐसे लोगों को फिर डायरिया वायरिया सब चलता रहता है। लेकिन हेपेटाइटिस ए बी और सी किस तरह से स्प्रेड होता है, ये बिल्कुल हेपेटाइटिस ए और ई की तरह स्प्रेड नहीं होते, ये बिल्कुल अलग तरीके से स्प्रेड होते हैं। ये बॉडी फ्लूइड्स की तरह स्प्रेड होते हैं। हमारी बॉडी में कई तरह के फ्लूइड्स हैं, सलाइवा इज आल्सो फ्लूइड, स्वेट इज आल्सो अ फ्लूइड, ठीक है, ब्लड इज अ फ्लूइड, सीमेन इज अ फ्लूइड, ये सारे के सारे फ्लूइड्स हैं। लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी ज्यादा ब्लड से या फिर सीमेन से ट्रांसफर होता है एक दूसरे में, ठीक है। तो जब किसी ने ब्लड बगैर स्क्रीन करवाए लगवा लिया, बस जरूरत थी स्क्रीन नहीं करते चले लगवा लेते हैं, ठीक है, तो स्क्रीनिंग लाजमी होनी चाहिए ब्लड की। ब्लड के अंदर हेपेटाइटिस बी सी एड्स ये तीनों चीजें हो सकती हैं और आप में ट्रांसमिट कर सकती हैं वो। सीमेन जो है, जब किसी बंदे को हेपेटाइटिस बी या सी होगा तो उसके सीमेन में हेपेटाइटिस बी और सी के ऑर्गेनिजम्स मौजूद होंगे और वो आपको भी ट्रांसमिट कर सकता है। और ये किस तरह से ट्रांसमिट होगा, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू, ठीक है। जब और ब्लड के थ्रू किस किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो सकता है, शेयरिंग नीडल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो ड्रग एब्यूजर्स होते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं इंजेक्शंस के थ्रू, एक ही नीडल के थ्रू सब ले रहे होते हैं, थोड़ी मैं लगा लूँ, थोड़ी मैं लगा लूँ, थोड़ी मैं लगा लूँ, एक ही नीडल जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। तो उन लोगों में ज्यादातर ये चांस होता है कि उनके ब्लड के अंदर हेपेटाइटिस बी या सी होता है, मौजूद होता है। उनकी बॉडी पहले ही इम्यूनो डेफिशिएंट होती है, उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं होती, उनके अंदर ये जल्दी डेवलप कर जाता है हेपेटाइटिस, और वो आराम से दूसरों में भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो शेयरिंग नीडल्स, उसके अलावा जो डॉक्टर्स होते हैं, जो स्टाफ होता है, और इसके अलावा जो हमारे पास जो हॉस्पिटल में किसी भी कोई भी काम कर रहे हो टेक्नीशियन, वो नीडल्स को जो है वो उनकी ज़्यादा हैंडलिंग होती है। कभी पेशेंट को इंजेक्शन लगाने के बाद हम हाथों में जो है वो नीडल्स लग जाती हैं, कभी टेक्नीशियंस जो होते हैं उनको जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ उनका ज़्यादा काम होता है, तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर भी अगर ब्लड लग जाए तो उस ब्लड के अंदर तो हेपेटाइटिस है, फिर वो वॉश करने से हेपेटाइटिस नहीं जाता, वो फिर उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लगा रहता है। वही इंस्ट्रूमेंट अगर आपको भी लग गया किसी तरह से तो वो आपको भी हेपेटाइटिस बी या सी ट्रांसमिट कर देगा। इसके अलावा अगर किसी मदर को हो हेपेटाइटिस बी या सी और फिर वो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाए तो उसके थ्रू भी ये ट्रांसमिट हो सकता है, और प्रेगनेंसी के दौरान भी ये मदर टू बेबी ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसके जो है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है। इस तरह से ये आपको हेपेटाइटिस बी या सी जो है हो सकता है। हमारे क्वेश्चन जो था वो ये था, हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाट डू यू नो अबाउट हेपेटाइटिस, दिस इज व्हाट यू नो अबाउट हेपेटाइटिस। इसके बाद है इसकी टाइप्स, दीज आर टाइप्स, और तीसरे क्या थे, प्रिवेंटिव मेजर्स।
लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स से पहले कॉजेस बताना बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि इन्हीं के ऊपर अब हम प्रिवेंशन बनाएंगे। ठीक है, हेपेटाइटिस ए की और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन मौजूद है। वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस बी की 3 डोजेस में लगती है, ये आपको लगी भी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं है आपको कब क्या हो जाएगा। ठीक है, इसके 3 डोजेस होते हैं, वो काइंडली जो है सबको लगवानी चाहिए बहरहाल। तो हेपेटाइटिस ए और बी एंड सी, सबसे पहला जो है वो वैक्सीनेशन है दोनों में। लेकिन हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन नहीं होती, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अवेलेबल है। हेपेटाइटिस ए से बचने के लिए खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। खाना बनाने से पहले हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। कंटामिनेटेड फूड ना लें। स्ट्रीट वेंडर्स आएगा यहाँ पे, स्ट्रीट वेंडर्स जो गली में छोले वाले, बर्गर वाले, गोलगप्पों वाले होते हैं, उनसे आप ले लेके चीज़ें नहीं खाएं, क्योंकि वो हाथ धो के कभी नहीं बनाते, कभी भी हाथ धो के नहीं बनाते वो। ठीक है, तो कंटामिनेटेड फूड जो है आप अवॉइड करें। फ्रूट्स धो के खाएं, वेजिटेबल्स धो के खाएं। बॉयल करें वाटर को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। अगर बॉयल नहीं करते तो एटलीस्ट आप जो नल में पानी आ रहा है वो तो इस्तेमाल कभी भी ना करें। ठीक है, हमेशा बॉइल्ड वाटर यूज़ करें, और उसके अलावा जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो साफ़ पानी पीने की कोशिश करें, क्योंकि इससे फिर आपको डायरिया वगैरह हो जाता है। हेपेटाइटिस ए और ई में यही सिम्पटम्स होते हैं कि डायरिया, फीवर और येलो स्किन हो जाती है। ठीक है, शेल फिश को अवॉइड करना है। ये इनके अंदर ज़्यादातर ये हेपेटाइटिस वायरस जो है वो पाए जाते हैं, और फिर वो आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है। हेपेटाइटिस बी और सी को किस तरह से, हेपेटाइटिस की सी अगर हो जाता है तो ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट डाला हुआ है, ये आपने कभी भी नहीं डालना, क्योंकि दिस इज अबाउट ट्रीटमेंट। आपने यहाँ पे सिर्फ प्रिवेंशन लिखनी है, क्योंकि हम पूरा टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने हर एस्पेक्ट डालने के लिए इसमें डाल दिया। ये हेपेटाइटिस ई की वैक्सीनेशन अवेलेबल है। हेपेटाइटिस सी जो है वो ट्रीटमेंट उसके अवेलेबल है। उसके अलावा वर्टिकल ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करें। न्यू बॉर्न जैसे ही पैदा हो किसी एक खातून को जिसको हेपेटाइटिस, उसकी फौरन से वैक्सीनेशन करवाएं आप। न्यू बॉर्न की वैक्सीनेशन होती है। ठीक है, सेफ हैंडलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स को सेफली हैंडल करें। नीडल्स और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स अगर आपका इनसे कांटेक्ट है तो अवेयरनेस दें लोगों को हेपेटाइटिस के बारे में, कि वो किस तरह से ट्रांसमिट होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है और ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होता है। हमेशा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है करवाने से पहले हमेशा ब्लड की स्क्रीनिंग जरूर करवाएं। आईवी ड्रग अब्यूजर्स को ये मैसेज दें। वैसे वो आप उनको ये मैसेज देंगे कि आप जो है वो ड्रग्स ना लें, तो वो आपकी कभी नहीं सुनेंगे, लेकिन आप उनको ये ज़रूर बताएं कि अगर आप ड्रग्स ले भी रहे हो तो आप प्लीज़ अपनी जो नीडल्स हैं उनको शेयर ना करें। इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिशन को से बचने के लिए कॉन्डम्स का इस्तेमाल करें और सेफ सेक्स की प्रैक्टिसेस करें। इस तरह से हेपेटाइटिस बी और सी की ट्रांसमिशन से बचा जा सकता है। आप जो एग्जाम में लिखेंगे, एक तो ये प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिशन लिखेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले स्क्रीनिंग वाला पॉइंट लिखेंगे, अवेयरनेस के बारे में बताएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन के बारे में आपको जरूर बताएं, और सेफ हैंडलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। ये 5 पॉइंट्स आप सेफली लिख सकते हैं उसमें, और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये हेल्दी लिवर है, ये हेपेटाइटिस सी वाला लिवर है। सिरोसिस के बाद वो ऐसा हो जाता है, इसके अंदर कोई ब्लड नहीं रहता, कोई अपना फंक्शन सही से नहीं कर पाता, स्कार टिश्यू बन जाता है इसके ऊपर। पहले इस तरह से फाइब्रोसिस होती है, इसके बाद फिर धीरे धीरे इसके अंदर छोटी छोटी नोड्यूल्स बन जाते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं कि ये सिरोसिस हो गई है। और लिवर कैंसर इस तरह से दिखता है। देखिए, लिवर कैंसर और सिरोसिस में थोड़ा फर्क है। लिवर कैंसर में फिर भी इसकी जो टेक्सचर है वो थोड़ा स्मूथ है, लेकिन लिवर सिरोसिस में इसका टेक्सचर बहुत ज्यादा रफ है। ठीक है, ये हेल्दी लिवर है, और ये हेपेटाइटिस ए या ई वाला लिवर है। सिर्फ स्वेलिंग हुई हुई है और कुछ भी नहीं हुआ हुआ। ठीक है, स्वेलिंग है इसमें, और इसमें स्वेलिंग नहीं है। इस तरह से स्वेलिंग हो जाती है और उसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन हो गई लिवर की। पेट में दर्द होता है, क्योंकि ज़ाहिर लिवर अपनी साइज से बड़ा हो रहा है, तो वो इरिटेट करता है पेरिटोनियम को, और फिर पेरिटोनियम जब इरिटेट होती है तो वो पेट में दर्द करवाती है। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट लिवर।